जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि एक टीचर के लिए, एक लर्नर के लिए और हमारे पूरे करिकुलम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक से ना केवल सीडीपी में बल्कि अभी जो एग्ज़ाम्स लगे हैं, केवीएस का एग्ज़ाम अभी आपने दिया होगा और क्या बोलते हैं ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स के अंदर, डीएसएसबी के अंदर और सारे लगभग जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, आपको ये टॉपिक ज़रूर और ज़रूर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जब आप इस वीडियो को सुने या फिर देखें तो कोशिश कीजिए कि आप ऑलरेडी एक टीचर बन चुके हैं। मेरी ये बात को माइंड कीजिएगा कि आप ऑलरेडी एक टीचर बन चुके हैं और उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को सुनिए और इस टॉपिक में आगे बढ़िए। बिलीव कीजिए, आप जिस प्लेस पर खुद को रख के उन चीज़ों को समझते हैं तो वो उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है और बहुत जल्दी लर्न होता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग की है। बेसिकली आई एम अ टीचर और अ राइटर। मैं राइटिंग करती हूँ, नॉवेल्स लिखती हूँ, स्टोरीज़ लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ। मेरी बुक पब्लिश हो चुकी हैं। टीचिंग फील्ड का काम है मेरा, बट बेसिकली यूट्यूब पर मैंने अभी जस्ट अपनी स्टार्टिंग की है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो शायद इस फील्ड में भी आगे बढ़ पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। खांसी की प्रॉब्लम आपको पूरे वीडियो में सुनने को मिल सकती है। बहुत लंबा टाइम हो गया बट ठीक नहीं हो रही। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीएलपी है क्या? टीचिंग का मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए आप एक टीचर है, तो टीचिंग का मतलब क्या है? कल को आपको जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाता है, आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपका जो प्रोसेस होगा ना वो क्या होगा टीचिंग में? आप एक टीचर रहेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, लर्नर्स आपको मिलेंगे, करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, कंटेंट होगा। इन्हीं सारी चीज़ों के चारों तरफ घूमता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। व्हाट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस? इंटरेक्टिव प्रोसेस जब होती है जब दो लोग आमने सामने होते हैं और एक इंटरेक्टिव सेशन चल रहा होता है। वहाँ से आप सवाल पूछ रहे होंगे, क्लास में बच्चे आपको जवाब दे रहे होंगे, आप होमवर्क करके लाए या नहीं लाए, ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता है। इस तरीके का करिकुलम, कंटेंट, सिलेबस आपका उस क्लास में चल रहा है। इमेजिन कीजिए आप उस क्लास के अंदर खड़े हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, आप कोई भी एक टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे हैं और क्या हो रहा है? क्या आप ये चाहेंगे कि आप जो क्लास जाएं वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आ जाएं? वैसे तो आजकल हर स्कूल्स के अंदर एक डिजिटल बोर्ड आपको मिलेगा। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके क्लासरूम्स में भी अभी मैं देखती हूँ कि डिजिटल बोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रन करता है, तो हमको उस चीज़ में तो परफेक्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास के अंदर बैठे हुए लर्नर साइलेंट हो, पैसिव हो, कोई इंटरेक्शन नहीं हो, तो क्या आपको पढ़ाने में मजा आएगा? नहीं। बाबा महाराजाओं की तरह आप गाथा गा कर चले जाएंगे, एक इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा। तो जब तक इंटरेक्टिव सेशन नहीं होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मजा नहीं आता है। इन विच अ टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड इन अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक वे। प्लान्ड एंड द सिस्टमेटिक वे का क्या मतलब है कि जब भी आप क्लास में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो टॉपिक आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, आप उन्हें बोलेंगे कि आप इसे पढ़ करके आएँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज मिल सके, और आप भी जाने से पहले वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मुझे कौन-कौन से मैक्सिम्स का यूज़ करना है, कौन-कौन से टीचिंग प्रिंसिपल्स यहाँ मुझे यूज़ करने चाहिए, कैसे मुझे इस सेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उन्हें अट्रैक्टिव उस सेशन के लिए रखने के लिए आपको तो बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो बेसिकली अपने आप को जाने से पहले आप उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए बहुत मगजमारी करते हैं। तो इसी को बोला जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई।
कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। बेसिकली टीचिंग लर्निंग, अब आप खुद सोचो कि उस क्लासरूम के अंदर क्या है उस क्लासरूम के अंदर। ये एक टू वे प्रोसेस है, जहाँ एक साइड आप खड़े हुए हैं एज अ टीचर, दूसरी तरफ बच्चे बैठे हुए हैं एज अ लर्नर, और चारों तरफ है आपके करिकुलम, एनवायरनमेंट, कंटेंट, सिलेबस, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, बट बेसिकली करिकुलम नाम देंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि करिकुलम के अंदर सब कुछ आ जाता है। ऑल ओवर द एक्टिविटी, सिलेबस, कंटेंट, सब कुछ करिकुलम में आ जाता है। तो बेसिकली 3 लोग जो हैं बैठ के उस कमरे के अंदर उस प्रोसेस को लर्न कर रहे हैं और टीच कर रहे हैं, जिसमें एक टीचर है, एक लर्नर है, और कौन है, हमारे चारों ओर का करिकुलम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहले के टाइम की बात की जाए, हमारे टाइम की, जब हम पढ़कर आए थे, या फिर हमारे टाइम से भी पहले के टाइम में चलते हैं तो बेसिकली वहां पर क्या होता था कि बाईपोलर प्रोसेस चलती थी। बाईपोलर प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एक टीचर है और एक लर्नर है। करिकुलम गया भाड़ में। कभी कभार एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जब मैं 6th-7th क्लास के अंदर थी, तो वहां पर एक सर आया करते थे, फूल सिंह सर, जो दिखने में एकदम, मतलब बुरा मत मानिएगा, बट ब्लैकिश थे। फूल सिंह सर थे। अब जब वो क्लास के अंदर आते थे, तो जब वो पढ़ाना स्टार्ट करते थे, तो कभी कभी क्या होता था, पैसिव हो जाते थे हम लर्नर, क्योंकि वो किताब हाथ में उठाते थे, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो 2-2 पेज भूल जाते थे, तीसरे पेज पर आगे निकल जाते थे। तो वो जो पेजेस वो भूलते थे, हमको पता ही नहीं चलता था कि वो पेजेस भूल गए हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता था। वो आएंगे, पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, हम कॉपी में उतारेंगे, घंटी बज जाएगी, हो गया काम। पहले का ये टाइम था जिसे बोला जाता है बाईपोलर कंसेप्ट, जिसमें टीचर पढ़ा रहा है, टीचर एक्टिव है, और जो लर्नर है वो पैसिव है। लेकिन आज के टाइम पर इस बाईपोलर प्रोसेस को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। आज टीचर्स को इतना एक्टिव बना दिया गया है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं, अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाना होगा कि उस सेशन के अंदर बच्चा बोर नहीं हो, बल्कि आगे से आगे सवाल पूछे। चलिए अब चलते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस क्या होगी? जिसमें 3 पहिए होंगे। गाड़ी में, ऑटो रिक्शे में 3 पहिए होंगे, जिसमें एक साइड बैठा है लर्नर, एक साइड बैठा है टीचर, और मैंने तीसरा आपको क्या बताया था? करिकुलम, जिसमें आपका सिलेबस आ गया, कंटेंट आ गया। अब आप सोचिए कि आप उस क्लासरूम के अंदर बैठे हैं बच्चे बैठे हुए हैं काफी संख्या में, मतलब 30 से ज्यादा तो बच्चे आपको गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ाई कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पर टीचिंग पीपल जो रेशियो होता है वो 30/1 होता है। तो आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो 30 से ज्यादा स्टूडेंट तो आपको वहाँ पे मिलेंगे नहीं। आप सोचिए 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब आप उनको किस तरीके से पढ़ाएं। पहली बात तो, आप जिन लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो आज के यहाँ के स्टैंडर्ड बच्चे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो गांव के होंगे, जो मतलब बेसिक होंगे, एकदम बेसिक जड़ से उठाए हुए होंगे, जहाँ पे उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। तो उनको एक अच्छे सांचे में ढालने के लिए आप कितनी मगजमारी करेंगे, कितना उनको पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो बोर नहीं हो। तो ये हो गया ट्राइपोलर प्रोसेस, जहाँ पर आपको उस करिकुलम को बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ाना होगा। समझ में आ गया बाईपोलर क्या हो गया, ट्राइपोलर क्या होगा। बाईपोलर में स्कूटर पर जा रहे हैं, बस एक जना पीछे आपके बैठ सकता है। ट्राइपोलर में ऑटो में जा रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट सवारी को आप भर सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये हुआ ट्राइपोलर और बाईपोलर। लेकिन अब आता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले कुछ तो एक माइंड मैप हम हमारे दिमाग में बनाते ही हैं कि भाई हमें राशन भी अगर मंगवाना है, तो लिस्ट तो बनाएंगे ही कि ये सामान हमको मंगवाना है, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसी तरीके से अगर आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स तो तय करने होंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नंबर 1, टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है नॉलेज बच्चे में तो उस वक्त होगी नहीं, तो नॉलेज डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? टीचर्स के ब्रेन में। ऑब्वियस सी बात है, आपसे इतने अभी जो आपको जॉब दिलाने से पहले जो ये प्रोसेस हो रही है, जो ये आप पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ये क्यों हो रहा है? ताकि ये जो नॉलेज है, आप इस नॉलेज को इकट्ठा करें अपने माइंड के अंदर और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें किसके ऊपर?
बच्चों के ऊपर, ताकि आपके अंदर ये जो ज्ञान अभी भरा जा रहा है, ये ज्ञान जो आप यूट्यूब से, सिलेबस से ले रहे हैं, उस एग्ज़ाम को, अभी तो आपका मोटिव सिर्फ इतना है कि एक बार ये एग्ज़ाम निकल जाए ताकि मुझे फटाफट से जॉब मिल जाए। लेकिन रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट की रियलिटी क्या है कि जब आप इस प्रोसेस से निकलें, क्योंकि क्या होता है, जब तक हम माइलस्टोन तय नहीं करते हैं तब तक हम उस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर कोई सपोज कीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, क्या प्राइवेट स्कूल में आपको इतना सब कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत है? आप सीधे जाएंगे, आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। उसमें आपने कुछ भी ज्ञान नहीं लिया। इवन आज एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को मैं ये सारी चीज़ें पूछूं ना, तो उनको धेला भर नहीं आता है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस होता है कि जो क्वालिटी गवर्नमेंट इन टीचर्स के अंदर भरने की कोशिश करती है, वो बेसिकली देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स में नहीं होती। आज मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैंने इन जो एग्ज़ाम्स में फ़ाइट कर रही हूँ, जो सीडीपी का एग्ज़ाम मैंने दिया है, उसके थ्रू मैंने पढ़ाई की है, जो बीएड मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने ये अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, मैं केवीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ ही आप सब लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। तो बेसिकली ये सारा जो ज्ञान है, वो अगर मैं इम्प्लीमेंट करने जाऊँ या फिर कंपेयर करने जाऊँ, तो वो जो प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा मैं वहाँ पढ़ा सकती हूँ। बट क्या वाई वी डोंट वॉन्ट टू गो देयर? क्योंकि वहाँ पर इतनी हालत ख़राब है, और हालत ख़राब होने के बाद में आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। गवर्नमेंट में आपने एक बार हिम्मत करके इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित करके अपने आप को आगे बढ़ाया, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। ये बिल्कुल ट्रू बात है। इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज का ज्ञान भर लिया आपने, अब उस ज्ञान को भरने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस कब आएगा, अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? अभी तो सिर्फ आपका फोकस एग्जाम पास करने में है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? जब आप आगे जाएंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो उन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? टू डेवलप स्किल्स, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या? थिंकिंग प्रोसेस, उन बच्चों के अंदर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना आपका मेन काम होगा। वो कब होगा? जब नॉलेज आपके पास में होगी, अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होगी, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए उस टॉपिक को आप 10 तरीके से बच्चों को समझा सकेंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन एक टीचर की जो बेसिक क्वालिटी होती है वो होता है कम्युनिकेशन। अगर किसी चीज़ को आप इतने अच्छे तरीके से लर्नर्स तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उससे बेहतर टीचर के लिए कोई और जो एडवांटेज नहीं होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। और वही कम्युनिकेशन होता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको 100% हेल्प करता है। बच्चे भी आपके बिल्कुल नक्शे कदम पर चलते हैं, आपकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपके एटीट्यूड को फॉलो करते हैं, आपकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? जैसा मैंने बताया, टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज। क्या करने जा रहे हैं आप उन बच्चों में जिन्हें आपने बिल्कुल बेस से उठाया है, जिन्हें गवर्नमेंट ने बेस से उठाया है, उन आर्थिक उन लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों को एज अ टीचर ज्वाइनिंग दी जाती है, जो लोग बेसिकली एकदम दबे हुए हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। तो सोचिए आपको उन बच्चों के अंदर वैल्यूज इंडल्ज करनी है, आपको उन बच्चों के अंदर, पहली बात तो उन बच्चों के पेरेंट्स के अंदर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, ताकि वो अपने बच्चों को उन स्कूल्स में भेजने के लिए तैयार हों। और सबसे पहले ये सारी चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन बच्चों के अंदर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। नंबर 4, टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज कब आता है? ऑब्वियस सी बात है, एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान, जब दो इन लोगों को साथ में खड़ा कर दिया जाएगा, और जब उनका कम्युनिकेशन का टाइम आएगा, उनके खड़े रहने का स्टाइल, उनकी जेस्चर्स की बात आएगी, उनका टॉकिंग वे, टॉकिंग स्टाइल सब कुछ बताएगा कि ये इंसान पढ़ा लिखा है और ये अनपढ़ है। इसी को बोलते हैं कि जब आप नॉलेज लेते हैं तो नॉलेज सिर्फ आपके ब्रेन को डेवलप नहीं करती है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है, आपका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। आपके बिहेवियर में कब चेंजेस आने लगता है, आपका टॉकिंग वे कब चेंज होने लगता है,
आपको पता नहीं चलता, बट वो धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता है। तो वही सारी चीज़ें आपको अपने बच्चों में भी दिखाई देंगी। अपने बच्चे मतलब जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑब्वियस आपके ही बच्चे होंगे सॉरी, जिन्हें आप ये वैल्यूज़ इंडल्ज करेंगे। तो बेसिकली बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 5, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड परमानेंट। ऐसा नहीं है आज जो आपने पढ़ लिया कल ब्रेन वॉश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को माइंड में लंबे टाइम तक, स्कीमा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि स्कीमा वो होता है जहाँ पर आप चीज़ों को अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशंस को भरते हैं एसिमिलेशंस के थ्रू, फिर वो चेंज होती हैं तो होती हैं एकोमोडेशन। ये भी आपका रिवीजन हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लॉन्ग प्रोसेस रखनी है जहाँ पर लर्निंग मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? किसी भी चीज़ को रट्टाफिकेशन के तरीके से पढ़ा जाए, किताबों में सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ा जाए, तो आई एम डैम श्योर कि आप आज एग्जाम दे करके आइए, आप अगले महीने बिल्कुल सब कुछ भूल जाएंगे और फिर दोबारा जब एग्जाम आएगा तो आपको दोबारा से वो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो लर्निंग मीनिंगफुल नहीं थी। वो लर्निंग सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सट्रेंसिक थी। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन हम के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या था कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाए और जॉब लग जाए, यहीं पर इस पढ़ाई का काम है, इसके आगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लर्निंग आप बच्चों को देने के लिए जा रहे हैं वो इतनी पर्पसफुल नहीं होनी चाहिए, वो एटलीस्ट मीनिंगफुल होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए। परमानेंट चीज़ें कब होती हैं? जब तक आप लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर उसको यूज़ नहीं करोगे। कहते हैं ना कि अभ्यास आप करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, छोटी मोटी किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो आपने पहली बार स्टार्टिंग की हो, लेकिन अगर आपको उसका अभ्यास करना आ गया तो आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। जैसे आपको स्कूटी चलाना आता है, कार चलाना आता है, किसी कारणवश साल भर तक आप नहीं चला पाए तो अगले साल भर के बाद में भी जब आप उसको शुरू करेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके स्कीमा और आपकी बॉडी के सेंसेस के अंदर इंडल्ज हो चुकी है। तो आपकी जो लर्निंग है वो भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी आपको जिनको आपको ध्यान रखते हुए आगे अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी पहले ही हम रिवीजन करके आए हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट है, ऐसे कौन सी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कब होगी? जब कोई टीचर होगा, कोई बच्चे होंगे और उसके चारों ओर का करिकुलम होगा। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती इन तीनों के बिना। भाई शिकंजी बनानी है तो नींबू का होना ज़रूरी है, शक्कर का होना ज़रूरी है, उसके बाद आप जो भी कुछ डालना चाहो वो आपका करिकुलम है, और मेन मैं भूल गई, पानी का होना भी ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। चाय बनाने जा रहे हो तो चाय पत्ती का होना ज़रूरी है। आप चाहे पानी में बनाओ चाहे फिर दूध में, लेकिन चाय पत्ती नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी। बेसिकली ठीक इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स कौन होंगे? आप होंगे एज अ टीचर, एज अ लर्नर आपके बच्चे होंगे, और उसके बाद में जो बचा कुचा आपका करिकुलम, कंटेंट, सिलेबस, व्हाटएवर। सो अब इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद में आपको पता तो चल ही गया होगा कि आप टीचर बनकर जब क्लासरूम के अंदर खड़े हैं तो आप क्या हैं? क्या हैं आप? आप एक गाइड हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। आप फैसिलिटेटर हैं जो बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे। डिफरेंट जैसे बच्चे की नीड है वैसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जब आप एंट्री लेते हो तो आपको तो बिल्कुल भी एकदम बेस से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सब बच्चे आते हैं। किसी को ब्रेल लिपि की ज़रूरत होगी, किसी को कोई अगर डीफ है तो फिर उसको उस प्रोसेस की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जिनको पूरा करने के लिए आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, और आपको बिना थके, बिना रुके और स्माइल करते हुए उन फैसिलिटीज़ को उन बच्चों को देना होता है। ये ट्रुथ है। और मोटिवेटर तो आपको बनना ही पड़ेगा। अगर खुद ही आप डीमोटिवेटर हैं तो बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे? प्लानर, ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसे बताया किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑब्वियस है कि आप अपना लेक्चर देने जा रहे हैं तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप घर से
प्लानिंग करके लेकर के जाओगे। इवेल्युएटर होना चाहिए, इवेल्युएशन करना बच्चों को आना चाहिए, किस चीज़ से क्या बना सकते हैं। 12 तरह के कलर्स होते हैं, उन 12 तरह के कलर से आप 30 तरह के कलर्स कैसे बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन। तो इवेल्युएटर आप अगर होंगे तो बच्चों के अंदर इवेल्युएशन की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो मॉडर्न एजुकेशन क्या कहती है? मॉडर्न एजुकेशन कहती है कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर नॉट डिक्टेटर। हमारे समय में तो एक्चुअली डिक्टेटर होते थे जो एंट्री करने से पहले डंडा भिजवा देते थे कि आज ये नीम का पतला डंडा है, जो बच्चे ने मुझे बताया नहीं उसके पड़ेगा, और लिटरली ये बात ट्रू होती थी। ऐसा ही होता था। लेकिन आज के टाइम में ये बैन कर दिया गया है, कोई भी टीचर किसी भी बच्चे पर ना हाथ उठा सकता है, ना अब्यूज कर सकता है, ना ही उसे गंदे तरीके से कुछ भी बोल सकता है, चाहे वो बच्चा आपके सर पे बैठ कर नाचे, डजंट मैटर। अगर वो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो आपकी फॉल्ट है, उस बच्चे की नहीं। चलिए चलते हैं कि लर्नर्स कैसे होंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट, आपके जो लर्नर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इंक्लूसिव एजुकेशन है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आपको मिलने ही मिलने हैं। लर्न्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हर बच्चा अपनी अलग अलग एबिलिटी लेकर के आता है। कोई अच्छा उसी चीज में कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कोई कम परफॉर्म करता है और कोई फेल हो जाता है। तो सबकी एबिलिटीज अलग होती है, लेकिन उन सबकी एबिलिटीज को बैलेंस करने का काम आपका होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट अगर नहीं, अभी हम ना हमारे घर पर अभी हम मैं और मेरी मदर लॉ एक मूवी देख रहे थे। उस मूवी का नाम क्या था? 3 BHK। आप देखना, 3 BHK मूवी का नाम है, आप उसको ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं होता, अच्छे से लड़का होता है तो अच्छे से अच्छा उसको पैसा दे कर के स्कूल में उसको कराया जाता है, फिर भी वो एकदम नियरेस्ट पास होता है, फिर भी वो जाना चाहता है IIT जैसे कॉलेज के अंदर। तो डोनेशन दे के उसके पापा जो कि किराए के मकान में रहते हैं, डोनेशन दे के उसको IIT में भेजते हैं। अब वो बच्चा लेना चाहता था मैकेनिकल, लेकिन क्या हुआ, उसके टीचर ने बोला मैकेनिकल में क्या रखा है, आप ये लो IT फील्ड में जाओ। उसके पापा ने बोला इतना पैसा तो मैंने वैसे ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, मैकेनिकल में अगर कुछ है नहीं तो क्या करेगा ये वहाँ जाकर। तो उसने पैसा दे दिया वहाँ पे, और ज़्यादा पैसा दे दिया और उसको दिला दी IT बिना उसके इंटरेस्ट के। अब वो धक्के खा रहा था, पास भी हो गया बेसिक लाइन पर 1 साल, फेल भी हो गया था एक सब्जेक्ट में, जॉब भी लगी। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि एट द लास्ट उसने घुटने टेक दिए और छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दिया। फिर उसने फिर से स्टार्टिंग की मैकेनिकल, क्योंकि उसका मैकेनिकल में इंटरेस्ट था और वहाँ पर जाकर उसने फ्यूचर बनाया और एट द लास्ट अपने पापा को 3 BHK मकान बनाया। ये मैंने आपको एक पूरी मूवी की कहानी सुना दी, बट लिटरली यही है इंटरेस्ट का मतलब। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। अप्रोच फोकस होने चाहिए लर्नर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद करिकुलम आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। करिकुलम क्या होता है? ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, जिसमें सिर्फ सिलेबस नहीं आता, कंटेंट नहीं आता, बल्कि आती है फिजिकल, उनकी मेंटल, उनकी इमोशनल और सोशल, जैसा कि 360 डिग्री हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। वो क्या है? ये करिकुलम ही है, जिसमें उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उनका बिहेवियरल डेवलपमेंट होगा और थर्ड साइकोमोटर उनका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होंगे, कॉम्पिटेंसेस, बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया जाता है। तो कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को उस करिकुलम में बेस्ट से बेस्ट टीचर को प्रोवाइड कराना रहता है। कैरेक्टर बिल्डिंग, मैंने जैसा आपको बताया कि अनपढ़ और पढ़े लिखे इंसान के बीच में कैरेक्टर बिल्डिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाती है जब उसके अंदर वैल्यूज इंडल्ज होने लगती हैं। फ्यूचर लाइफ की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसी भी बच्चे की जब आज नींव रखी जा रही है तो वो ये सोच कर रखी जाती है कि फ्यूचर में ये बच्चा क्या करेगा, चाहे आप माने या ना माने, बट ये सही बात होती है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें थी कि भाई ऐसे कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ जिन्हें आप एकदम माइंड के अंदर सेट करके जाएंगे, वो हैं प्रिंसिपल्स। ये बहुत आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे? नंबर 1, पहला है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब ये टीचर इस बच्चे को पढ़ा रही है 1 2 3 4, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने 1 2 3 4 ये सब पढ़ना सीखा, ए आ ई ई उ ये सब सीखा, क ख ग घ सीखा। अब
जैसे मेरा बेटा विराट है, उसको स्टार्टिंग में एलकेजी के अंदर सिखाया 1 2 3 4 5 कै खे गे गे गे। अब कल मैंने उसको पढ़ाया कि मराठी के अंदर 2 शब्दों से मिलकर के, 2 अक्षरों से मिलकर एक शब्द कैसे बनता है। तो उसने ऑटोमेटिकली, मैंने उसको बोला सच लिख के बताओ, तो उसने मुझे सच लिख के बता दिया, क्योंकि वो से अवेयर हो चुका था, च से भी अवेयर हो चुका था। उसने उन दोनों को मिलाया, मात्रा कुछ लगानी नहीं थी, तो सच वर्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड नोन टू अननोन। सच, सच क्या होता है उसे नहीं पता, दिन में 10 बार वो यूज भी करता होगा इस वर्ड को, बट सच क्या होता है उसे नहीं पता, लेकिन वो स को जानता है और छ को जानता है, दोनों को मिलाकर उसने एक वर्ड बना दिया, सच। दिस इज कॉल्ड नोन टू अननोन। एक मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने बच्चों के देने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल सी बात है, अगर हम हमारा खुद का भी एग्जाम्पल अपन इसमें लें तो क्या होगा कि पहले हम सिंपल चीजें सीखते हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, पहले सिंपल चीज सिखाई जाती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर जाया जाता है। नॉर्मल पहले ABCD सिखाई जाती है, उसके बाद स्पेलिंग से शुरू होती है, तो इससे बोला जाता है सिंपल टू। जैसे अब इसके अंदर एक सिंपल सीधी लाइन खींचना बताया, उसके बाद उसको उसमें फ्लो के अंदर सिखाया, उसके बाद स्लैंटिंग सिखाई। कितने तो चैप्टर्स मेरे बच्चे के स्लैंटिंग लाइन से भरे हुए थे, फिर ये कर्व लाइन से बने हुए थे, उसको कर्व लाइन सिखाई गई, पर सबसे पहले उसको सिखाया गया सीधी लाइन बनाना। तो ये सारी चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती हैं। अगला आता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्क्रीट एक ऐसी स्टेज थी जो प्यारे जी ने जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, कि कॉन्क्रीट के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ, और जो नहीं दिखाई देती हैं आपको वहाँ तक जाना होता है। जैसे एक इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, अबैकस। अबैकस में क्या है, मेरा बड़ा वाला बेटा पार्थ जो है वो अबैकस की कोचिंग में जाता है। अब अबैकस में जाने से पहले उसने जितने भी एडिंग सब ये ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये सारी चीज़ें कैसे सीखी थी, लिख करके सीखी थी, वर्ड्स के साथ में सीखी थी। अभी जब मैं देखती हूँ तो वो किस तरीके से करता है, वो अपनी फिंगर्स को यूज़ करता है, और उससे जैसा चाहो वैसा सम आप निकलवा सकते हो, जितना लंबा चाहो उतना माइनस का वो निकाल देता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कितना भी जोड़ का हो, वो उसको एज अ अपनी फिंगर से, उसे ऐसा लगता है जैसे हवा के अंदर वर्ड्स जो है ना वो डांस कर रहे हैं, और वो अपनी फिंगर्स को इस तरीके से ऊपर नीचे करता है। मैं भी देखती रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे अबैकस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर वो जिस तरीके से सॉल्व करता है उससे पता चलता है कि वो कॉन्क्रीट से कैसे पहुंचा, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ पहुंचा। अब उसको वो जो वर्ड्स है ना वो हवाओं में लटके हुए नजर आते हैं, जिन्हें वो फिंगर से पता नहीं कैसे गेम खेल के और एकदम एग्जैक्ट आंसर विद इन अ सेकेंड्स निकाल के दे देता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा लाइव एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। फिर आता है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इस फोटो से मैं देती हूँ, आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि पर्टिकुलर क्या होता है, जनरल क्या होता है। जनरल मतलब सामान्य होता है, छोड़िए वो सब। पर्टिकुलर क्या है, डॉग दिख रहा है आपको, सामान्य भाषा में इसे सब लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर क्या है, ये डॉग है, सब डॉग बोलते हैं ना। लेकिन अब इस डॉग की ब्रीड्स कितनी है, आप पर्टिकुलर उस ब्रीड्स मतलब जनरल, पर्टिकुलर जनरल, पर्टिकुलर क्या है, ये एक कुत्ता है, एक डॉग है, इसे सब लोग इसी नाम से जानते हैं। लेकिन उसकी ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, वो जाता है उसको जनरलाइज करता है। जैसे नाउन हो गया, नाउन के अंदर क्या होगा, नाम जो है वो उसको जनरलाइज करेगा, किसको करेगा, नाउन को जनरलाइज करेगा। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। किसी इंसान को लिखने की आदत है, जैसे मुझे लिखने की आदत है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज है कि हाँ भाई हर इंसान लिखता है। लेकिन इफ आई एम अ राइटर, that is called a generalization of that process, that specific process। किसी पर्टिकुलर से स्पेसिफिक चीज पर पहुंचना कहलाता है पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक। आई होप सो कि आप नहीं भूलेंगे। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो जॉन डोई ने दिया था। जॉन डोई बोलते थे कि पहले आप करके सीखता है, बच्चा करके सीखता है, जब तक वो करेगा नहीं ना तब तक वो नहीं सीखेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब जैसे कोई भी चीज हो,
जब तक वो खुद से नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने मेरे बेटे को बोला, छोटे वाले को, कि चलो अपन ना एक प्लांट लगाते हैं। मगर उसने सोचा हाँ मम्मा चलो अपन एक प्लांट लगाते हैं। मैं ठीक है। हम दोनों गए नीचे जाके। अब मेरे हाथ में ना सीड्स थे। उसको क्या लगा कि मैं ये जो प्लांट लगे हुए हैं हमारे घर के बाहर बहुत सारे दिखते हैं उसको, तो मम्मा है ना प्लांट ऐसे डायरेक्ट प्लांट ना जमीन में लगाएगी, उसने ऐसा सोचा। बट मैं सीड लेकर के गई थी, मैं उसको समझाना चाहती थी कि प्रोसेस क्या होती है। तो जो सीड में लेकर के गई उसके साथ में, तो मैंने उसको बोला गड्ढा खोदो, तो वो चम्मच लेकर के आया, मम्मा इससे खोदो। मैंने कहा ओके। तो उसने चम्मच से गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद में मैंने बोला कि ये ना इसमें ये सीड डालो, तो वो मुझे बोलता है मम्मा ये प्लांट तो थोड़े ना है, आपको समझता नहीं है क्या, प्लांट तो ये होते हैं जो सामने लगे हुए हैं। तो मुझे हंसी भी आ गई उसकी बात पे। तो मैंने उसको बोला बेटा वो जो सीड है ना, जब तुम उसको मिट्टी के अंदर डालोगे, उसमें पानी डालोगे, उसके बाद में ये इतना सुंदर ना प्लांट बन करके आएगा। तो बोले अच्छा मम्मा ये सारे सारे प्लांट्स के सीड डालने पड़ते हैं क्या? तब उसको समझ में आया कि हाँ इसमें सीड डालने पड़ते हैं, उसके बाद ये प्लांट उगता है। तो उसने करके सीखा। अभी तक उसे सिर्फ ये हरियालियों में प्लांट्स दिख रहे थे कि कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे ग्रो करते हैं, उसको पता नहीं था। तो चलिए सेशन भी पूरा हो गया है। आई होप सो कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मैंने आपके लिए सिंपल बनाया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प कीजिएगा इसे आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये जो वीडियोस हैं वो और लोगों तक भी पहुंच पाएँ और मेरा भी थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज हो आप सबकी बदौलत। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।